हेलो। हाँ जी, अपनी बुक एनसीईआरटी का पेज नंबर 21 निकालिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत का है हमारा ये रहा, ये हमारा तिब्बत है। यहाँ के मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये मानसरोवर झील है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जो मैं नोट कराती हूँ बेटा, आप लिखते जाइए, ठीक है। इससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी, साथ साथ आप उतारते जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज स्रोतों के काफी नजदीक निकलती है। यहीं से ही सिंधु नदी निकलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है, बिल्कुल पास पास से। तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? मानसरोवर झील से। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, यानी सिंधु नदी जो है वो इससे थोड़ी सी छोटी है, ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी है। परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर से स्थित है। भारत के बाहर से कैसे स्थित हुआ? देखिए, भारत के बाहर से कहां से स्थित हुआ? देखिए यहां से। ये भारत का बाहरी हिस्सा है, तो यहां से ये निकली, तो ये कहां से? ये तिब्बत है। यहाँ का जो बाहरी हिस्सा है यहाँ से ये निकलती है और यहाँ पर आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से ये मानसरोवर झील है। स्क्रीन पे क्यों आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी, हेलो बेटा। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस को क्लिक कीजिए। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस को क्लिक करो। कर दिया? हेलो, हाँ जी। अटेंडेंस क्लिक करने के बाद अपनी बुक एनसीईआरटी का पेज नंबर 22 निकालें। बुक अपनी ओपन करके बैठे सभी बच्चे, ऐसे लेसन समझ नहीं आएगा। और जो भी मेन चीजें मैं लिखवाती जाती हूँ आप सब नोटिस करते जाइए। अब निकालना है टॉपिक आपको ब्रह्मपुत्र नदी का। सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत की मानसरोवर झील से, सॉरी, तिब्बत ये है, यहाँ पर है ये मानसरोवर झील, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से निकलकर इसकी जो लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की सिंधु नदी से थोड़ी सी बड़ी है। पहले नंबर पर ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी है, फिर सिंधु नदी बड़ी है। परंतु इसका जो अधिकतर मार्ग है, यानी इसका जो रास्ता है वो भारत के बाहर से स्थित है। आप भी देख रहे हो ये तिब्बत है, यहाँ भारत के बाहर से ही ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और ये इसका जो हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत की सारी क्या चीज है? सारी हिमालय पर्वत की शाखाएं हैं, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो उसके समानांतर, समानांतर का मतलब होता है उसके समान समान, जहां से हिमालय पर्वत है उसके साथ साथ बहती हुई ये कहां पर एक यू नाम का मोड़ लेती है। देखिए ऐसे इसने यू नाम का मोड़ लिया।
ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ही लेती है, आपको ध्यान रखना है। और यह नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर, यहाँ पर है नामचा बारवा शिखर, ठीक है, यहाँ पर, जहां आपको मैथ से समझ आ रहा है। हेलो हेलो, आप म्यूट करके मत बैठो बेटा, मुझे कुछ पूछना पड़ता तो फिर मैं आपसे ही तो पूछूंगी ना, म्यूट मत करो आप। यहाँ से नामचा बारवा शिखर के पास से होती हुई इस तरह के यू आकार का ये मोड़ ले लेती है, आकृति ले लेती है। और यह अक्षर कैसा लगता है, यू, अंग्रेजी के यू जैसा, आपको हिंदी के यू जैसा नहीं, अंग्रेजी के यू आकार जैसा। इसकी लंबाई वहां पर होती है 7757 मीटर। और भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ड्स के माध्यम से, यानी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये चट्टानों को तोड़ती हुई, उन चट्टानों को गार्ड्स का रूप देती हुई कहां पर प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले कहां से निकली, तिब्बत से। कौन सी जगह से, मानसरोवर झील से। फिर ये पहुंची नामचा बारवा, किस तरह का मोड़ लिया इसने, यू आकार का, अंग्रेजी का। फिर उसके बाद ये कहां प्रवेश कर गई, अरुणाचल प्रदेश में। और वहां से ये गार्ड्स के का मोड़ देती हुई ये कहां पर प्रवेश करती है, पश्चिमी बंगाल में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, दिहांग। जब ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से। लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियां असम में जाकर इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। देखो कितनी बड़ी नदी है, कितनी लंबी नदी है, और कितने सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं। तिब्बत एक शीत और शुष्क, यानी हमेशा सूखा सूखा सा, और शीत ठंडी ठंडा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इस नदी में क्या कम होता है, सूखा है, इसलिए यहाँ पर सिल्ट नहीं होता, मिट्टी कम होती है और जल भी कम होता है। लेकिन भारत में जब ये नदी ऊंची क्षेत्रों से, ये ऊंची क्षेत्र सारे हिमालय वाले, यहां से जब ये होकर बहती है तो यह अपने साथ एक गुम्फित नदी का रूप ले लेती है, एक गुफा जैसा लगता है, देखो ये लग रहा है ना गुफा जैसी आकृति, यहाँ पर एक गुम्फित नदी की आकृति ले लेती है और बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए सबसे बड़े डेल्टा का नाम याद है, कौन सा है, बताओ बताओ बेटा, बताओ कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में बनता है। प्रत्येक वर्ष जब वर्षा ऋतु आती है तो ये अपने किनारों से बहने लगती है, हर साल यही प्रतिक्रिया होती है, हर साल इसको जब जब वर्षा ऋतु आएगी पानी नदी में डबल मात्रा में होगा, कुछ तो ये बर्फ पिघल कर आता है और कुछ वर्षा के द्वारा, तो हर साल ये नदी अपने किनारों से ऊपर बह जाती है। आप देखते हो ना नदियों, जब ये बारिश का मौसम होता है तो कितने लोग बाढ़ प्रताड़ित होते हैं, जगह जगह पर वो भीख मांगते हुए फिरते हैं, कपड़े की जरूरत होती है, उनको खाने की जरूरत होती है। वो ब्रह्मपुत्र हर साल आने वाले बाढ़ की चपेट में आते हैं और फिर उस जगह को वो खाली करके एकदम जो कुछ साल भर में कमाया होता है वो सब उनका खत्म हो जाता है और फिर वो भीख मांगते हुए फिरते हैं। तो बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में दोनों जगह पर, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर असम, दोनों जगह पर भयंकर बाढ़ आती है, जिससे क्या होता है कि पानी डबल मात्रा में बहता है, लोगों के मकान गिर जाते हैं, जो कारोबार होते हैं वो ठप हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों की जान और माल की भी हानि होती है। हर साल ऐसा होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा, यानी सिल्ट मिट्टी, दोमट मिट्टी ज्यादा होती है, इसके कारण नदी की जो तह होती है वो बढ़ जाती है, हर साल बाढ़ वाला क्षेत्र बनता है, बार बार ये नदी अपनी मार्ग में परिवर्तन लाती है। ठीक है, आज हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने जो भी मेन चीजें पढ़ी हैं वो एक बार फिर से रिपीट करते हुए चलते हैं। अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए, आप क्वेश्चन बनाइए, लिखिए क्वेश्चन बनाइए। हेलो, आज की डेट डालिए पहले तो सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। लिखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे,
ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? अभी आपने पढ़ा, बताओ बेटा। तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थान है। तिब्बत की मानसरोवर झील से, जहां से सिंधु और सतलुज नदियां निकलती है, वहीं से ये निकलती है। तिब्बत में जो इसका नाम है वो क्या है? सांगप्पो। कई बार छोटे क्वेश्चनों में ये चीजें पूछी जाती है, इसलिए आप ध्यान देना। तिब्बत में इसका नाम है, तिब्बत में इसे सांगप्पो, क्योंकि तिब्बत की भाषा ऐसी है, सांगप्पो के नाम से इसे जाना जाता है। फिर ये तिब्बत से बहती हुई किसके समानांतर रहती है? हिमालय की श्रृंखलाओं के। मेन मेन चीजें जो है वो लिखते जाइए, आपको याद हो जाएगा साथ साथ क्वेश्चन। हिमालय की श्रृंखलाओं के समानांतर, पहले मैंने समझाया, अब मैं लिखा रही हूं, उसी के बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। हिमालय की श्रृंखलाओं के समानांतर बहती है, यानी जो भी हिमालय की श्रेणियां हैं उनके साथ साथ ये बहती है। उसके बाद ये नामचा बारवा, एक चोटी है ऊंची, नामचा बारवा पर्वत की ऊंची चोटी है। उस शिखर के पास पहुंचकर ये क्या करती है? मोड़ लेती है, मुड़ती है नदी, यहां पर जैसे ये मुड़ रही है, और पहुंचकर यू आकार का मोड़ लेती हुई कहां जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये बहती है। फिर उसके बाद वहां पर जब ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग। वहां इसे दिहांग कहा जाता है। तिब्बत में इसे सांगप्पो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग। ध्यान रखना आपने। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? लोहित, केलुला, असमिस भाषा है बेटा, लोहित, केलुला और दिवांग, ये इसकी अनेकों सहायक नदियां जो इसके जल की मात्रा को बढ़ाती है। सहायक नदियां हैं। उसके बाद यहां पर जो तिब्बत है ये शुष्क क्षेत्र है, और शुष्क होने के साथ साथ ये शीत क्षेत्र भी है। तो यहाँ शुष्क और शीत क्षेत्र होने के कारण इसमें सिल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, गाद और पानी कम होता है। शीत और शुष्क क्षेत्र होने के कारण गाद और जल दोनों की मात्रा ज्यादा नहीं होती। जल की मात्रा कम होती है। लिख रहे हो बेटा मेरे साथ साथ? हेलो, लिख रहे हो ना? और फिर ये यहाँ आकर एक गुम्फित नदी, गुफा जैसी नदी का निर्माण करती है। गुम्फित नदी, नदी द्वीपों का गुम्फित
नदी और नदी द्वीपों का निर्माण करती है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है, निर्माण करती है। उसके बाद आप देखिए इसकी कुछ जो अन्य विशेषताएं वो क्या है, उनके बारे में भी थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं साथ साथ, ठीक है। यह भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसके साथ बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं, उसी के कारण इसमें गाद की मात्रा ज्यादा हो जाती है और इसका जो क्षेत्र है वो हर साल नए बाढ़कृत मैदान बनाती है, ठीक है, जहां पर मिट्टी उपजाऊ होती है और यहाँ असम में चावल की, चाय की, इस तरह की खेती ज्यादा होती है। आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की है। अब इसके बारे में मेरे को लगता है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। देखिए ये तिब्बत है, यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहाँ से नदी निकली, यू आकार का इसने टर्न लिया, घाट का निर्माण किया, करते हुए ये शुष्क क्षेत्र है तिब्बत और ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, इनके साथ बहती बहती ये अपने साथ शुष्क होने के कारण, जब शुष्क क्षेत्र है तो वहां पर गारा कीचड़ गाद कम मिलेगा और ये इसकी वर्षा ऋतु में इसकी मात्रा पानी की डबल हो जाती है, हर साल यहाँ पर बाढ़ें आती है, जिसके कारण ये अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद बहाते हुए लाती है और जब ये तिब्बत से निकलना शुरू करती है तो इसका नाम होता है सांगपो और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम होता है दिहांग और जब बांग्लादेश में ये बंगाल से होती हुई जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके 3 नाम है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है केलुला, लोहित, दिवांग। बड़ी बड़ी नदियां जो भी हैं वो सब इसमें आकर मिलती हैं, हर साल बाढ़ क्षेत्र मैदानों का निर्माण करती हैं और कई बार ये बाढ़ इतना ज्यादा नुकसान करती है कि लोगों को अपने घर तक गंवाने पड़ते हैं, अपना सामान उनका क्षतिग्रस्त हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य हानि भी होती है। ठीक है, आज का इतना ही टॉपिक, आप इसको क्लियर कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज अभी इतना पढ़िए और लिख ले, इसको नोटिस कीजिए बेटा, पहले लिखो आप इसे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके देखें। हेलो, उतारो बेटा इसे। ठीक है, उतारो और कल इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी आपने याद करना है, ठीक है बेटा। ले चल पढ़ाओ, इसको बंद कर, चाहे बच्चे ने पूरा टाइम वेस्ट नहीं, टीचर की जैसी आता। हेलो बेटा, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सभी मैं स्कूल ऐप में आपको अपलोड कर रही हूँ, वहां से देख लेना, ठीक है। स्कूल ऐप को खोलकर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वहां मैं भेज रही हूँ, आप वहां से नोटिस कर लेना, उनको लिखना और याद करना, ठीक है। यहाँ से आपसे नहीं उतर पा रहा तो वहां से उतार लेना, ठीक है। हाँ जी, चलो अगली क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, आप अपनी क्लास को लेफ्ट आउट करो। हेलो, 2 मिनट है बेटा, लेफ्ट करो।